बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर रोज़ एक ऐसी खबर मंजर आम पे आती है जो दिल दहला देने वाली हो। खबर ये मंजर आम पे आई कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कुछ गैंग मुतहर्रिक हो चुके हैं जो बच्चों को अगवा करते हैं। मुख्तलिफ भेसों में वो आते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, अस्पतालों में जाते हैं और नौमौलूद बच्चों को अगवा करके ले जाते हैं और उन्हें बेच डालते हैं। पाकिस्तान में यह भी खबर मंजर आम पे आई कि एक मारूफ सहाफ़ी के साहबजादे ने अपनी बीवी को जिम के डंबल मार कर कत्ल कर दिया। पाकिस्तान में यह भी खबर मंजर आम पे आई कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन जो क्रिकेट सीरीज़ चल रही है, T20 मैच के अंदर एक गैम्बलिंग कंपनी ने अपना इश्तिहार दिया है और वो इश्तिहार ऑन एयर भी हो गया। यानी कि जुआ लगाने वाली कंपनीज भी अपने इश्तिहार जो है वो इस मैच के दौरान एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये भी खबर मंजर आम पे आई कि 19वें ग्रेड के एक ऑफिसर की फंदा लगी लाश उसके कमरे से बरामद हुई। ये भी खबर मंजर आम पे आई कि नैब कवानीन में तरामीम के तहत 50 मेगा करप्शन के केसेस जो हैं वो ख़त्म होने जा रहे हैं। लेकिन वो जो नैब तरामीम थी, वो जिस केस की वजह से नैब में तरामीम की गई, वो केस अब ख़त्म होगा। ये 50 जो थे ये तो साइडलाइन केसेस थे, मरकज़ी केस जो है वो ख़त्म करवाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम खबरों की तफसीलात आप तक पहुँचाऊँगा। आगाज़ करता हूँ अयाज़ अमीर साहब के साहबजादे के हवाले से। उसका इब्तदाई बयान मंजर आम पे आ चुका है। उसका ये कहना था कि मेरी ये तीसरी बीवी है जिसका नाम सारा था और मेरी पहली बीवी का नाम भी सारा था। इससे मेरी दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हुई। 3 माह पहले मेरी इससे शादी हुई। दुबई से ये परसों इस्लामाबाद पहुंची। मुझे इस पे शक था कि इसके किसी और के साथ ताल्लुकात भी हैं। जब ये पहुंची मैंने बाज़ पुरस की, इसने मुझे मुतमईन कर दिया। मैं मुतमईन हो भी गया, लेकिन उसके बाद इसने मुझे गले लगाया और मेरा गला दबाने की कोशिश की। मुझे एक लम्हे को लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। मैंने इसे पीछे धकेला। अगली सुबह इसने वही अमल फिर से दोहराया। जब मुझे ये लगा कि मेरी सांसें ख़त्म होने वाली हैं तो मैंने इसे पीछे धकेला। ये नीचे गिरी और इसने फिर से मुझ पर हमला किया। मैंने फिर करीब पड़ा, जो जिम वाला डंबल था मैंने इसके सर पे दे मारा। ये गिरी, इसके सर से खून निकलना शुरू हुआ और मैंने इसे बाथ टब में फेंक दिया और ऊपर पानी डाल दिया। पानी और खून जब मुझे घुलता हुआ महसूस हुआ तो मुझे डर लगने लगा। मैंने तस्वीर बनाई और अपने बाप को व्हाट्सएप कर दी। ये उसका इब्तदाई बयान है कि मैंने दिफा के अंदर उसे कत्ल किया है। लेकिन आप ये देखिए कि पढ़े लिखे शख्स की अगर तरबियत इस तरीके की है तो पाकिस्तान के अंदर कितने ऐसे अशख़ास हैं जिनकी तरबियत इस तरीके से नहीं होती, पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन वो ज़िंदगी को गुजारने के बेहतरीन असलूब ज़रूर जानते हैं। उन्हें ये पता है कि रिश्तों को निभाना किस तरीके से है और अगर रिश्ते नहीं निभाए जा रहे तो मुनक़ता किस रास्ते के ज़रिए करना है। दूसरी खबर जो बच्चों को, नौमौलूद बच्चों को अगवा करने के हवाले से है। एक खबर मुरीद के की है जहाँ पर एक ख़ातून को पकड़ा गया। उस ख़ातून ने अपना नाम सोबिया बताया। वो मुल्तान से आई थी और उसने ये बताया कि मैं यहाँ पर बच्चे अगवा करती हूँ। उससे पूछा गया कि इससे पहले भी क्या तुमने बच्चे अगवा किए? उसने बताया कि हाँ, लाहौर में मुल्तान चुंगी से मैंने एक बच्चे को अगवा किया था और उससे 30,000 के एवज़ बेच दिया था। उसके अलावा 2 और शहरों से मैंने बच्चियों को अगवा किया और 50,000 के एवज़ बेच दिया। पकड़ने वाले शख्स ने ये सवाल किया कि तुम जिसको बेचती हो वो कौन है? तो उसने बताया कि वो भी एक औरत है, मेरा जो खाविंद है वो मुझे साथ ले जाता है और हम उस औरत को बच्चे बेच देते हैं। ये बहुत होशरुबा इंकशाफात थे जिसके बाद वालिदैन जो हैं, जो नौमौलूद बच्चों के वालिदैन हैं, उन्हें तशवीश लाहक होने शुरू हो गई है कि अस्पतालों के अंदर, घरों के अंदर इस तरह की अगर औरतें आती हैं तो उनसे किस तरीके से महफूज रहा जा सकता है। फैसलाबाद का मारूफ अस्पताल है अलाइड अस्पताल, जिससे एक वीडियो मंजर आम पे आई जिसमें एक औरत जो थी वो डॉक्टर बनकर वहाँ पर घूम रही थी और वो बच्चों का चेकअप भी कर रही थी। उसे वहाँ पर अस्पताल के अमले ने पकड़ा और ख़बर ये नशर होना शुरू हुई कि 8 दिन पहले से ही वो अस्पताल का चक्कर लगा रही थी। तो फिर बातें ये भी गर्दिश होना शुरू हुई कि जो 8 दिन से आ रही है उसने कितने मरीज़ों को गलत अद्वियात भी दे दी होंगी, उसने कितने मरीज़ों का इस्तेहसाल भी किया होगा, उसने 8 दिनों के अंदर कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया होगा जो अस्पताल इंतज़ामिया की आंखों से ओझल रहा हो। वो जो वीडियो मंजर आम पे आई है उसमें अस्पताल के AMS जो हैं डॉक्टर अमाद, वो बैठे हैं और वो ये कहते हैं कि जो इसके साथ लड़का है इसकी टांगें तोड़ दो, मैं देख लूँगा। अब उस पर बहुत से लोगों ने ये बात करना शुरू की कि एक पढ़ा लिखा शख्स अगर इस तरीके की बात करेगा तो किस तरह का मुआशरे में इम्पैक्ट जाएगा, ये अस्पताल में इंतज़ामिया किस किस्म की होती है। मेरा खुद 2 से 3 बार अलाइड अस्पताल जाना हुआ है। एक बार MS के मैं दफ्तर में गया तो वहाँ पर बेशुमार लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एक शख्स ने ये बात की कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, मुझे वक्त पे वक्त दिया जा रहा है। तो MS साहब का ये कहना था
کہ اگر آپ کو وقت دیا جا رہا ہے تو پہلے جو مریض رجسٹرڈ ہیں پہلے ان کا علاج ہوگا پھر آپ کا ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جلدی علاج ہو تو پھر اس کے لیے آپ کو کچھ پیسے خرچ کرنا پڑیں گے. اس کا طریقہ کار اور ہے, آپ وہ جو اشیاء آپ کے علاج میں استعمال ہونی ہیں وہ آپ لے آئیں, آپ کا علاج ہم یہاں پر کروا دیں گے. یہاں پہ جو سرجن موجود ہیں وہ آپ کا علاج کر دیں گے اور وقت سے پہلے ہو جائے گا. پھر ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری استطاعت سے باہر ہے یہ ادویات کو خریدنا تو اس کے لیے آپ میرے پاس آئیے, میں آپ کو پیسے دے دوں گا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ دوسرے مریضوں سے آپ کا مریض زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کی تکلیف زیادہ ہے تو پھر پیسے میں خرچ کر دیتا ہوں, آپ اپنا علاج کروا لیجئے. جب وہ ویڈیو دیکھی تو اس کا فورنزک اگر ویڈیو کا کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کے فورنزک میں یہ بات منظر عام پہ آتی ہے کہ اگر ڈاکٹر عماد نے وہ سخت لہجہ اختیار کیا ہے تو وہاں پر موجود جو دیگر نرسز تھیں یا دیگر ڈاکٹرز تھیں انہوں نے باز پرس کرنا چاہی تو نرم لہجے میں کرنا چاہی, جس سے وہ جو ملزمہ تھی وہ ٹال مٹول کا مظاہرہ کرتی رہی. پہلے کچھ اپنا نام اور بتاتی رہی, پھر اپنا نام کچھ اور ظاہر کیا, پھر خود کو کچھ اور ظاہر کر دیا, پھر کسی دوسرے کے ساتھ اپنا ریلیشن ظاہر کرنا چاہا. اسی لیے ڈاکٹر عماد نے وہ سخت لہجہ اختیار کیا جس سے یہ کہا کہ اس کا جو سہولت کار شخص ہے اس کی ٹانگیں توڑ دو, میں دیکھ لوں گا. وہ دباؤ بڑھانا چاہا تو پھر اس نے کچھ انکشافات کیے. اس عورت کا نام نیہا ہے جو اپنے آپ کو ڈاکٹر سحر بتاتی رہی. اسپتال آئی اور ایک بچے کے قریب گئی. اس کے اٹینڈنٹ جو وہاں پر والدین موجود تھے ان دونوں کے کارڈز چیک کیے, ایک کارڈ واپس کر دیا اور دوسرا کارڈ اپنے ساتھ لے کر چلی گئی. اب جب کارڈ آپ کے پاس اٹینڈنٹ کا موجود ہو تو اسپتال کے کسی عملے کو یہ بھنک بھی نہیں پڑے گی کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا بچے کے ساتھ موجود ان کے والدین ہیں. وہ اٹینڈنٹ کا کارڈ لے کر جب گئی تو ان لوگوں نے جو اس کے والدین تھے بچے کے, انہوں نے اسپتال انتظامیہ سے رجوع کیا کہ ہمارے پاس 2 کارڈ تھے, ڈاکٹر صاحبہ آئی ہیں اور وہ کارڈ لے کے چلی گئی ہیں, ہمارا کارڈ نہیں دے کے گئیں. انہوں نے کہا کہ اسپتال کا کوئی بھی عملہ یہ کارڈ لینے کا مجاز نہیں ہے. آپ نے اگر کسی کو کارڈ دیا ہے تو وہ اسپتال کا عملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اسپتال کے عملے کو اس کی اجازت نہیں ہے. پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز سے وہ چہرہ شناخت کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد ان کی طرف سے پورے عملے کو متحرک کیا گیا. رات کے 9:30 بجے وہ عورت پھر سے آتی ہے اور جب وہ وارڈ میں جانے لگتی ہے تو پھر اسپتال کا انتظامیہ اسے پکڑ لیتا ہے. باز پرس کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ کلینک کے اندر نرس کی ذمہ داریاں سر انجام دیتی ہے اور وہ جو ساتھ میں اس کا سہولت کار شخص تھا وہ اس کا دوست تھا جو کہ ایک ایزی لوڈ کی دکان پہ کام کرتا ہے. اس کا نام جو ہے اس کا نام ظفر اقبال ہے. وہ فیصل آباد گوکھوال کا رہائشی ہے اور یہ جو نیہا عرف سحر ہے یہ فیصل آباد کے علاقے غازی آباد کے رہائشی ہے. ان دونوں نے اقرار جرم تو نہیں کیا کہ یہ کس وجہ سے آئے, لیکن جو مقدمہ درج ہوا اس میں مقدمہ انہی والدین کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارے بچے کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. اب وہ جو اگر بھیس بدل کے آئی ہے تو وہ کسی پیشنٹ کو غلط ادویات دینے تو آئی نہیں ہوگی. اس نے اپنے مقاصد کا اظہار تو نہیں کیا کہ کس مقصد کے تحت وہ آئی, لیکن اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بڑی کارروائی ڈالنے آئی تھی جس میں وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی اور اسپتال انتظامیہ نے پکڑ لیا. یہ اسپتال انتظامیہ کو سراہا جانا چاہیے, نہ کہ ان پہ تنقید کی جانی چاہیے کہ یہ سو رہے تھے یا انہوں نے جو غلط الفاظ استعمال کیے یا پھر وہ دباؤ بڑھانا چاہا وہ غلط طریقہ کار تھا. اگر انہوں نے بروقت کسی بڑے کارروائی سے پہلے ملزمہ کو پکڑ لیا ہے اور پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور ایف آئی آر بھی درج کر لی ہے تو اس پہ سراہا جانا چاہیے. اگر کوئی بڑا نقصان ہو جاتا پھر تنقید کی جاتی تو وہ اس سے بہتر عمل یہی ہے کہ اس سے پہلے ہی انہوں نے روک تھام کے کچھ اقدامات کر لیے. ناظرین اب بات کرتے ہیں ڈائریکٹر سیف سٹی اسلام آباد کی, عبد القدیر صاحب, جن کی پھندا لگی لاش ان کے کمرے سے برآمد ہوئی ہے. 19ویں گریڈ کے وہ آفیسر تھے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 19ویں گریڈ کا آفیسر پاکستان میں موجود ہو, اس کی جس طرح کی زندگی ہوتی ہے, جس طرح کی اسے سہولیات میسر ہوتی ہیں, اگر یہاں پہ پاکستان میں مہنگائی بھی ہے تو اس کے اوپر اتنی اثر انداز نہیں ہوتی. اگر وہ شخص زندگی سے اکتا چکا تھا تو پاکستان میں مفلوق الحال لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا کہ جو لوگ 20,000 30,000 یا 50,000 ماہانہ کماتے ہیں اور انہیں خریداری کرنا پڑے کسی شے کی اور ان کے ماہانہ بجٹ سے وہ باہر نکل جائے تو ان کی آنکھوں میں جو آنسو ہوتے ہیں, دل میں جو درد ہوتا ہے, اس کا ادراک کون کرے گا. زندگی سے پھر سبھی بھاگنا چاہیں گے. اگر وہ لوگ زندگی سے بھاگنا شروع ہو گئے تو پاکستان میں عوام کی تعداد بے حد کم رہ جائے گی. اس لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اگر یہ اس طرح کے اقدامات اٹھانے پر مجبور ہو چکے ہیں تو یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا سروے کروائے جس سے پتہ چلے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور مسائل کا حل کس طریقے سے نکالا جا سکتا ہے.
बसूरत दीगर हुक्मरानों का एहतसाब होगा, आज नहीं तो बरोज़े महशर तो ज़रूर एहतसाब होगा कि आपकी हुक्मरानी में ये लोग अज़ियत के मारे, ज़हनी अज़ियत के मारे इन्होंने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया, तो इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपने कितने इक़दाम किए थे। नाज़रीन, अब बात करते हैं गैम्बलिंग कंपनीज़ की। एक दफ़ा बेट कंपनी है DAFA बेट, ये जो है ये गैम्बलिंग कंपनी है, जुआ करती है उन मैचेस के ऊपर जो मैचेस इंटरनेशनली खेले जाते हैं, ये होम सीरीज़ खेली जाती हैं। ये इसने पाकिस्तान के T20 मैच में, पाकिस्तान जो इंग्लैंड का मैच था, इसमें एडवर्टाइज इसका हुआ है और ये ज़ाहिरी बात है कि इंतज़ामिया ने इजाज़त दी होगी तो एडवर्टीज़मेंट उसकी हुई और इश्तिहार उसका दिया गया। मैच के ग्राउंड के ऊपर होलोग्राम टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो एडवर्टीजमेंट होती है उसमें इसका नाम सामने आया, लेकिन दफ़ा बेट के नाम से सामने नहीं आया, दफ़ा न्यूज़ के नाम से सामने आया। क्योंकि ये जितनी भी गैम्बलिंग कंपनीज हैं या वेबसाइट्स हैं, ये उन ममालिक में जहां पर ये काम लीगलाइज नहीं है, इसकी एडवर्टीजमेंट यानी जुआ कंपनीज की एडवर्टीजमेंट लीगलाइज नहीं है, वहां पर ये बेट का लफ्ज़ हटा के न्यूज़ का लफ्ज़ साथ में लगा देते हैं। तो ये इंडिया से ऑपरेट होती है, ये इंडिया की कंपनी है। दुनिया भर में ज़्यादातर जो गैम्बलिंग कंपनीज हैं उनके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। पाकिस्तान में ये जो इसकी एडवर्टीजमेंट हुई उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर बातें आई, PCB ने इस पे एक्शन ले लिया है। रमीज़ राजा साहब ने सख्त एक्शन लेते हुए ये बात की है कि आइंदा किसी भी ऐसी कंपनी का ऐड नहीं पकड़ा जाएगा, बसूरत दीगर जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा उसका एहतसाब ज़रूर होगा। बातें ये भी गर्दिश हुई कि PSL में और होम सीरीज़ में भी इस तरह की मुख्तलिफ कंपनीज जो हैं वो न्यूज़ के नाम से या नाम तब्दील करके अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाती रही हैं, लेकिन वो जांच पड़ताल उसकी नहीं हो सकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जानिब से कि असल में पता चले कि इनकी जो वेबसाइट है ये किस जुमरे में इस्तेमाल होती है। तो PCB की तरफ से अब जो एक्शन लिया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि उस पर कोई नताइज देखने को मिलेंगे। नाज़रीन, आखिर पे बात कर लेते हैं नैब कवानीन में तरामीम के हवाले से 50 मेगा करप्शन केसेस थे जो साइट पे हो चुके हैं। मैं उसकी तफसील पहले ही अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स में बता भी चुका हूँ। लाहौर का एक रिहायशी है जिसने अदालत के अंदर एक दरख्वास्त दायर की है कि हुजूर वाला नैब एक्ट में तरामीम के बाद जो 50 केसेस ख़त्म हुए हैं, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का केस भी इसी तरह का एक केस है। तो इसलिए जब उनके केस ख़त्म हो रहे हैं तो नवाज शरीफ साहब को इस केस में आपने जो सज़ा दी है उस सज़ा को कलअदम करार दें, उनका रिव्यू करें केस का और उन्हें इसमें से बाइज़्ज़त बरी करें। ज़रा ये बताते हैं कि बेसिकली नैब कवानीन में जो तरामीम करवाई गई ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के केस के हवाले से करवाई गई थी और ये अभी उसका इब्तदाई कदम है जो एक लाहौर के शहरी ने उठाया है और उसके बाद इस तरह के दीगर इक़दामात भी उठाए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक ऐसी पटिशन जो है वो फाइल हो चुकी है, सब जुडिशियल केस है और उसका नतीजा क्या निकलेगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इसहाक डार साहब को जो रिलीफ दिया गया कि दायमी वारंट गिरफ्तारी उनके मुअत्तल कर दिए गए, तो माहिर कानून ये राय रखते हैं कि मुलजिम के दायमी वारंट गिरफ्तारी अगर जारी हुए हों, वो मफरूर हुआ हो, तो फिर उसके मुअत्तल किए जा सकते हैं। लेकिन एक कन्विक्टेड शख्स जो सज़ा याफ्ता हो, सज़ा याफ्ता होने के बाद मफरूर हो चुका हो, उसके जो वारंट जारी किए जाते हैं वो मुअत्तल नहीं किए जाते। अब की बार ये जो माहौल बना है ये शायद उनकी वापसी का रास्ता जो है ये क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर अगर इसी तरह की खबरें आती रहेंगी तो पाकिस्तान में एक आम शहरी ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन असलूब किस तरीके से तरतीब दे पाएगा और उसे ज़िंदगी कैसे सहल दिखाई देगी कि जब उसे पता होगा कि किसी और के लिए अलग कानून है, मेरे लिए अलग कानून। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।